हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल बैक टू योर चैप्टर। और आज हम इस चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग से लेकर के अब तक, जो कि आपने अभी पहले 11 वीडियोस तक देख ली होंगी। दिस विल बी द 12th एपिसोड विच इज लाइक इसके सब ये पहली मेरी इसमें रिकॉर्ड, मतलब पहले मैंने ऐसी वीडियो बनाई है जो कि जिसके 10 प्लस एपिसोड है। अभी तक नहीं तो मेरे मैक्सिमम 8 एपिसोड गए थे, है ना। एंड दिस इज वन ऑफ इट जिसके ज्यादा गए हैं। और हमने पिछले एपिसोड्स में मुगल के बारे में पढ़ रखा था। राइट, हमने ये सारे जो किंगडम्स थे, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, अहोम्स, ईस्टर्न गंगा किंगडम, गजपति किंगडम, होयसलास, विजयनगर एम्पायर कह लीजिए, बहामनी सल्तनत, राजपूत एंड सिक्स के बारे में पढ़ा था। राइट, अब हम करेंगे एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था इंडिया का उस टाइम पे। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो यहाँ पे हमने दो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं आपके दिल्ली सल्तनत और मुगल के। ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत। So the Delhi Sultanate introduced a political system centered on Sultan, who possessed absolute authority as the political and military head, and whose duties, according to contemporary chronicles, include defending the territories of Islam against possible aggression, collecting fees and taxes, and keeping in touch with public affairs and the condition of people by personal contact। तो मतलब जो दिल्ली सल्तनत थी, उनका जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था वो पूरा का पूरा सुल्तान पे डिपेंडेंट था। So Sultan was who? Sultan is kind of a leader in your Islam, जैसे किंग होता है। तो सुल्तान इज व्हाट? सुल्तान इज द इस्लामिक लीडर। जो इस्लामिक लोग होते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो एज एन उसको एज एन लीडर मानते हैं। राइट, कह सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ ये। लाइक जैसे एक लीडर कह लो, कोई किंग कह लो ना, राजा जिसको बुलाते हैं, तो वैसे ही उनके उसमें सुल्तान बुलाते हैं और उसकी सल्तनत होती है। तो सुल्तान ही पूरा बंदा जो होता है, जिससे पूरी ये सारी सेंटर्ड होती है, एंड यही सारी पूरी की पूरी अथॉरिटी अपने अंदर लेके रखता है। एज इन पॉलिटिकली भी और मिलिट्री हेड भी यही होता है। और इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं कि ये अपने टेरिटरी को, जो इस्लाम की है, उसको कोई भी जिससे भी खतरा है उसके उससे बचाए। कोई भी फीस और टैक्सेस जो है वो कलेक्शन करे उसकी। और जितने भी पब्लिक इश्यूज हैं, अफेयर्स हैं, उसके साथ वो टच में रहे। एंड जो कंडीशन है पीपल की, उनसे वो वाकिफ रहे। बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट ही शुड नो द पीपल कंडीशन, राइट। The Sultan was, however, assisted by a council of ministers who were in charge of the various departments of the Sultan. अब एक खाली बंदा ही cannot do every each and everything, right? So that's why यहाँ पे क्या होता है, what they do is कि वहाँ पे they make like a council, है ना। जैसे अगर आप अभी अभी भी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, तो देयर इज अ पीएम हेड, राइट। अदर देन दैट, जो भी मिनिस्टर है, जैसे कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, एंड सो। तो इतने मिनिस्टर्स हैं, विच इज अ काउंसिल मिनिस्टर्स का, है ना। तो वैसे ही उस टाइम पे भी सुल्तान के साथ साथ इनको भी किया जाता था, जो कि असिस्ट करते थे उनको। एंड दे वर द इंचार्ज ऑफ, और द मिनिस्टर वर इंचार्ज ऑफ वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो कि सल्तनत के अंदर में आते थे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द इक्ता सिस्टम, in which territories were assisted to nobles, iqtidars, to collect taxes which minus expenses were supposed to go to Sultan's treasury. They were needed in particular to maintain the army. तो अभी एक सिस्टम था, एक इंस्ट्रूमेंट था एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको हम कहते हैं इक्ता सिस्टम। IQTA, इक्ता सिस्टम होता है। अब उसमें क्या होता है, जो भी आपकी जमीन है, जो भी आपकी टेरिटरी है, वो असिस्ट की जाती है, असाइन करी जाती है एक बंदे को, दैट वाज अ नोबल पर्सन। यानी कि जो एक थोड़ा बड़ा बंदा है, लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी एंड पोजीशन काइंड ऑफ, उसको वो टेरिटरी का इंचार्ज बना दिया जाता है, काइंड ऑफ उसको असाइन कर दी जाती है। एंड उसको असाइन करने के बाद क्या, उसको असाइन करने के बाद ही हैज टू कलेक्ट टैक्सेस, जो कि वो टैक्सेस कलेक्ट करेगा उसके लिए। प्लस वो टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद जितना उसका खर्चा है उस चीज को करने में, माइनस करेगा उसको, वॉट एवर द एक्सपेंस उसका आ रहा है। एंड आफ्टर दैट इट वॉज सपोज टू गो सुल्तान ट्रेजरी, यानी कि सुल्तान के जो धन दौलत थी, जो उसका पैसा था, वो उसमें जाके जुड़ जाएगा टैक्स। ठीक है। अब वो क्यों जरूरी था? वो जरूरी था, चाहिए था, क्यों? क्योंकि इट हैज टू बी मेंटेन फॉर द आर्मी, है ना। जो आर्मी है उसके लिए चाहिए।
maintenance of the army, right? For that they need the salt money. The system, the system created a network of local administrators loyal to the central authority, but their posts were not hereditary. मतलब जो सिस्टम था इसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो कि सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ तो लोकल लॉयल थे, यानी कि जितने भी इन्होंने लोगों को काम दिया वो सारे के सारे सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ वो थे, लॉयल थे, बट उनकी जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी नहीं थी. While taxes were levied on trade at every stage, the burden fell most heavily on the peasantry, and some contemporary accounts report considerably cruelty in extracting revenue from the land. तो जो टैक्सेस थे वो हर एक ट्रेड में, हर एक स्टेज में, जैसे कि आप मान लीजिए बिस्किट बन रहा है ना, तो बिस्किट में आटा लगता है, तो आटा जहाँ से बन रहा है खेत से वहां पे, फिर ट्रांसपोर्टेशन होके फैक्ट्री में वो आटा का साथ में कुछ हो रहा है वहां पे, फिर आटे के बाद जब वो आटा से वो थोड़ा बना कुछ मिक्सर, फिर जब वो कुछ और आगे जा रहा है पैकेजिंग हो रही है वहां पे, फिर पैकेजिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है वहां पे, तो एवरी ईच एंड एवरी स्टेज में वहां पे आपका लग रहा है क्या, टैक्स. ऑलराइट. सो इसमें जो सबसे ज्यादा बर्डन पहुंचता है तो फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रेजेंटरी स्टेज जो फार्मर्स थे उन पे, उन पे इस सब का बहुत ही ज्यादा बर्डन था. क्यों? देवर हेवीली टैक्सेड, उनको बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ता था. एंड कुछ जो कंटेम्प्रेरी अकाउंट रिपोर्ट्स थे वो कंसीडर ये भी करते थे कि बहुत ही क्रुअलिटी से, यानी कि बहुत ही एकदम झंझोड़ के वो करके उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था, पैसा लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था फ्रॉम द लैंड. तो लैंड के जो पैसे थे वो बहुत ही झंझोर के, बहुत ही क्रुएलिटी के साथ उनसे लिए जाते थे. ऑलराइट. तो ये था दिल्ली सल्तनत का राज, जिसमें हमने देखा कि दे वर वेरी 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 हेवीली टैक्स्ड. दे वांटेड टू कलेक्ट फीस एंड टैक्सेस. इसलिए उन्होंने इक्ता सिस्टम यानी कि इक्तदार बनाए, राइट, जो कि नोबल पीपल थे which have to take care of the territories. अब हम बात करेंगे द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क. अब मुगल के टाइम में क्या फ्रेमवर्क है? Aiming at greater control and efficiency, अकबर reorganizes administrative machinery. तो उनको चाहिए था कि हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रोल सिस्टम हो और अच्छे से एफिशिएंट हो ये सारा कुछ. तो इसीलिए व्हाट ही डिड अकबर, ही रीऑर्गेनाइज ईच एंड एवरी मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कि कैसे कैसे होगा. So let's read this out. The Diwan took care of finances, while the Mir Bakshi looked after military matters, and the Khani Saman was in charge of public works, trade, industry, and agriculture, beside the royal household. यानी कि जो दीवान था, दीवान इज लाइक अ पोस्ट, तो दीवान जो होगा, ही हैज टू टेक केयर ऑफ द ऑल फाइनेंसेस, जितने भी पैसे जहां जहां पे कैसे कैसे लग रहे हैं उन सब का ख्याल रखेगा. और वो जो मीर बख्शी है, मीर बख्शी जितने भी मिलिट्री मैटर्स हैं, जितने भी आर्मी रिलेटेड इश्यूज हैं, चीजें हैं, वो उन सबको देखेंगे. और जो भी खानी सामन है वो इंचार्ज है कितने भी पब्लिक वर्क जो भी हो रहा है, कोई भी ट्रेड रिलेटेड वर्क, कोई भी इंडस्ट्री वर्क, इन दी एंड जितना भी पब्लिक वर्क है एग्रीकल्चर से लेकर के ट्रेडिंग तक, सारा कुछ खानी सामन देखेगा. लाइक रॉयल हाउस होल्ड को छोड़ के जितना भी पब्लिक वर्क है. The Sadar was responsible for justice, religious and educational matters. तो सदर ही बनाया गया. सदर किस चीज के लिए था? हक, सच, धर्म और पढ़ाई, एजुकेशन से रिलेटेड. तो यहाँ पे हमने हाँ चार ही पढ़ी: दीवान, मीर बख्शी, खानी सामन और सदर. तो मुगल्स ने इन सारे लोगों की ये पोस्ट बनाई. Such ministers was assigned to each of the empire 12 provinces, subas, which were further subdivided with effective checks and balances enforced between the governmental officials. अब हर एक सूबे का, सूबा मतलब हर एक प्रोविंस का, काइंड ऑफ स्टेट जो है आपकी, हर एक सूबे का एक बनाया गया, एक एम्पायर का उसके हर एक सूबे का एक मिनिस्टर बनाया गया, और जिसको आगे और सब डिवाइड कर दिया और डिवाइड कर दिया और उसको और इफेक्टिव चेक रखने के लिए और मिनिस्टर्स बना दिए, जिससे कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में चेक एंड बैलेंस रहे. चेक एंड बैलेंस मतलब कि जैसे बंदा एक जो काम करता है उसका चेक होता रहे और काम बैलेंस में चलता रहे, है ना. अगर एक टीचर बंदे को होमवर्क दे रहा है, बच्चे को होमवर्क दे रहा है, तो बाद में चेक भी तो करेगा और फिर बैलेंस बना रहेगा कि इफ इट इज राइट और रॉन्ग. अब अगर टीचर होमवर्क ही ना दे या तो होमवर्क देके चेक ना करे, सो इट इज नॉट अ चेक एंड बैलेंस. तो वैसे ही चेक एंड बैलेंस जब ऐसे एक चीज होती है दूसरी चीज उसको कैसे होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल चेक एंड बैलेंस. At the village level, traditional structures of self-governance continued more or less undistributed. As I said, वो आगे आगे जाके subdivided और हो जाता है. वैसे ही जो विलेज लेवल यानी कि गांव के लेवल तक जाते जाते हैं, हालांकि एकदम डीप रूट्स में जाके जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है सेल्फ गवर्नेंस का, यानी कि खुद से गवर्न करने का, वो कंटिन्यू हो जाता है.
मोर और लेस वो अनडिस्टर्ब्ड रहता है, यानी कि उसको कोई ज्यादा इसमें मुगल नहीं वो करते नहीं है। अकबर ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड द मनसबदारी Akbar also instituted the Mansabdari system, as Abul Fazl recorded in his Akbari, which describes Akbar administration. Mansabdari's officers, according to their Mansab rank, were expected to maintain a precise number of elephants, horses, camels, as well as troops for the state. अब अकबर क्या करता है, अकबर एक मनसबदारी सिस्टम ले आता है। अब मनसबदारी सिस्टम क्या है और हमें कैसे पता चला? तो अब्बुल फजल, जिसके बारे में हमने पहले बता रखा है, तो अब्बुल फजल ने अपनी एक जो बुक जो लिखी है अपने रिकॉर्ड में, सॉरी, उसमें उन्होंने एनी अकबर में उन्होंने अकबर के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क थे उस सारे बारे में बता रखा है। तो जो मनसबदार होते हैं, यानी जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उनको अपने मनसब के, मनसब मतलब कि अपनी रैंक के, अपनी पोजीशन के मतलब से, दे हैव टू होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि उनको अपनी पोस्ट से रिलेटेड अपने इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स रखते हैं। मतलब जैसे जिसकी पोस्ट है उसको उस हिसाब से उतने हाथी, उतने घोड़े और उतने ऊंट रखते हैं। लेट से फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे जैसे कि किसी गवर्नमेंट जॉब मिले तो उसको लेट से एक घर मिल रहा है, एक गाड़ी मिल रही है, तो वैसे ही उस टाइम पे इट वाज काइंड ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है। This made it possible to assemble an army at a short notice without having to maintain a permanent centralized army. तो एक परमानेंट सेंट्रलाइज, यानी ये पूरी की पूरी सेंट्रलाइज आर्मी के ना होते हुए भी उनको एक आर्मी के लिए हेल्प हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो इन सारे चीज, यानी कि जो उनको घोड़ा, ऊंट और हाथी हो रहा था, जो मनसबदार को, जो ऑफिसर्स को दिया जाता है, वही यूज हो सकता है, क्योंकि एट दी एंड वो गवर्नमेंट का ये है ना। वैसे ही जैसे यहाँ पे अभी होता है, राइट। मनसबदार्स, ओके, रेगुलर इंस्पेक्शन वर कैरिड आउट टू इंश्योर कंप्लायंस। तो इंस्पेक्शन जैसे अभी भी होते हैं वैसे भी होते थे, कि ताकि सारे लोग ठीक ठाक से, सारे कंप्लायंस है, सारे लोग एक जैसे जो कर रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है। मनसबदार वर जनरली पेड बाय बीइंग असाइंड लैंड जागीर्स एंड वर देयरफॉर आल्सो नोन जागीरदार। तो उनको जो पे किया जाता था मनसबदारों को, ऑफिसर्स को, वाज पेड बाय जागीर। जागीर मतलब कि उनको लैंड असाइन कर दिया गया जाता था, और जागीर मतलब इज लैंड, और जो जागीर का मालिक था उसको हम कहते हैं जागीरदार, राइट। सो मनसबदार was also जागीरदार. Despite Akbar's growing tolerance for different faiths, non-Muslims were kept in the minority in the higher echelons of the administration. हमने ये देखा था ना, अकबर जो था स्टार्टिंग में ऐसा सा था, बट एट द लास्ट ही वाज having some tolerance for the other different faith as well, other religions, जो अदर दूसरे दूसरे धर्मों के लोग थे, उनके तरफ भी वो रहम खा रहा था, टॉलरेट कर रहा था, राइट। और जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो माइनॉरिटी में थे, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनको उसने एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट दिया, बट कम दिया, ज्यादा नहीं दिया, माइनॉरिटी में दिया, राइट। For instance, the total percentage of non-Muslim officials in his administration rarely exceeded one third of the total and was often much less. यानी कि let's say अगर उसके दीवान में 60 लोग हैं ना, 60 लोग हैं, तो वन थर्ड, यानी कि it was, I'll just write it over here, so वन थर्ड से कभी भी ज्यादा exceed नहीं हुआ वो, rarely exceeded वन थर्ड। वन थर्ड मतलब कि बच्चे कि आपका 20% ही रहा वो। ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आपका 60 पीपल थे उसकी जागीर में, सो सो सॉरी, उसके कोर्ट में, उसके दरबार में, सो लेस देन 20 पीपल विल बी ऑफ अदर फेथ। ऑलराइट। तो मतलब कि वो कम ही लोगों को रखता था, और बहुत ही रेयर होता था कि वन थर्ड से भी ज्यादा उसकी पॉपुलेशन जो है वो, मतलब उन लोगों की इंक्रीज हो, यानी कि जो नॉन मुस्लिम थे उनकी इंक्रीज हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि among Muslim, even among Muslim officials, those of foreign origin were generally favored over those of Indian origin. अब जो फॉरेन ओरिजिन, यानी कि जो बाहर से थे, मुसलमान जो बाहर के थे, मुस्लिम जो बाहर के थे, उनको ज्यादा दिया जाता था। जो इंडियन ओरिजिन मुस्लिम थे, जो इंडिया के मुस्लिम थे, उन्हें इतना ये नहीं करते थे। ओके।
आई बात समझ? सो दैट इज व्हाट इट इज. Todarmal was Akbar's finance minister, which introduced an official revenue system. He made detailed surveys for crop yields and prices and determined price for each crop on the basis of the information. अब जो टोटर मल था वो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था. जैसे फॉर नाउ निर्मला सीतारमन जो है आपकी बीजेपी में से पीएम की, लाइक शी इज इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, तो वैसे ही. एंड ही इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम. उसमें क्या था, एक रेवेन्यू सिस्टम बनाया उसने, जिसमें क्या होता था, जिसमें उसने डिटेल सर्वे किए क्रॉप की यील्ड्स की, कैसे क्रॉप की ग्रोथ हो रही है, उनके प्राइजेस की, और एक प्राइस डिटरमाइन किया हर एक क्रॉप के लिए कि राइस का ये प्राइस, वीट का ये प्राइस, जितनी भी इसको इन्फॉर्मेशन मिली उस हिसाब से. He also initiated a systematic survey of the land in the entire empire, which boosted revenue collection and strengthened the state apparatus. मतलब कि उसने पूरा पूरा सिस्टम सर्वे किया लैंड का, जिसमें उसने सारा लैंड, अपना सारा एम्पायर देखा. ठीक है. जिसके बाद जो उसकी रेवेन्यू कलेक्शन था वो थोड़ा बूस्टअप हुआ. और उस जो बूस्टअप हुआ, जो रेवेन्यू उसका कलेक्ट हुआ, उसने स्टेट अपरेटस में भी वो दिया, यानी कि स्टेट का जो पैसा था, जो फंड था, उसमें भी वो फंड उसने डाला. राइट. तो उसका जो धन दौलत थी वो थोड़ी बढ़ गई. एक धन दौलत ऐसी नहीं दिखती है, बट आई एम जस्ट मेकिंग टू शो यू समथिंग और समथिंग नॉट. ठीक है. We will see different kind of administration that of Marathas in the next chapter. तब next chapter में मराठास के बारे में पढ़ेंगे. So Marathi people get ready for studying this all things. बाकी लोग भी पढ़ेंगे, but obviously I think so they will take also great pride while studying this all things related to them. और आपके जो चैप्टर है, एपिसोड है पीपल्स लाइफ पे आएगा, which will be the next episode. Okay. And if I'm not wrong, so this will be the second last episode of this whole chapter. This chapter also comes to an end now. So this will be the second last. ये थोड़ा टॉपिक में भी बड़ा है या जैसे भी, बट मे बी ये लास्ट टॉपिक हो. उसके बाद बस आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो क्वेश्चन आंसर्स विल बी द लास्ट टॉपिक व्हिच आई विल बी कवरिंग. Okay, in this whole chapter. So for today we studied about the Mughal and your दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कैसे इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन करी, कैसे इंडिया को संभाला. Alright, for this, for today, this much only. We'll meet you again with the topic people's life. Alright, this much only for today, and we'll meet you again after, like in the next video, next day. So till then, bye bye and goodbye, you all. Thank you.